नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है H1N1 वायरस का उल्लेख समाचार में निम्नलिखित किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एड्स, दूसरा है बर्ड फ्लू, तीसरा है डेंगू, चौथा है स्वाइन फ्लू। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर स्वामीनाथन भारत रत्न से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन विभूतियों को मरणोपरांत प्रदान किए सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आडवाणी को भारत रत्न देने उनके घर जा सकती हैं द्रौपदी मुर्मू। आडवाणी के स्वास्थ्य खराब देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार ने इस साल 5 हस्तियों को सम्मान से इस भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। उनका स्वास्थ्य खराब होने का उनके घर जा सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें इस सम्मान से पुरस्कृत करने के लिए। आपको पता है इस बार 2024 में 5 लोगों को इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में आप लोग जानते रहिए। चौधरी चरण सिंह को आजीवन किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वंचितों के महिषा थे नायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनके लिए सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व सीएम 1977 से 1989 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें प्यार से जननायक भी कहा जाता है। और वहीं आपको नरसिम्हा राव को उनके आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो एम स्वामीनाथन उन्हें भारत में हरित क्रांति जनक, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी भारत में, उन्हें इसके लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। भारत रत्न की बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे पहले यह पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, श्रीराज गोपालाचारी। उसके बाद सबसे पहले मरणोपरांत जो ये पुरस्कार मिला था, इस बार भी 4 लोगों को मरणोपरांत ही मिला है, लेकिन जो सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले विदेशी जो 2 विदेशी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, तो नेशनल मंडेला थी और खान अब्दुल गाफर खान थे, जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गाफर खान का उपनाम सीमांत गांधी भी है। ये लाल कुर्ती दल के नेता भी रह चुके हैं। अगर हम बात कर ले वहीं पहले खिलाड़ी जिन्हें नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें 46 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम वहीं बात कर ले पहले संगीतकार जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सुब्बलक्ष्मी है, जिन्हें यह पुरस्कार 1998 में यह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। दिल्ली की आप सरकार का दोहरा झटका। आबकारी घोटाले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने 5 घंटे की पूछताछ। गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया है। जो दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, परिवहन और गृह कानून मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्हें यह ईडी ने उन पे नीति जो आबकारी घोटाले का नीति था उसे ड्राफ्ट करने के लिए इन पे आरोप लगाया गया था। 5 घंटे लगातार इनसे पूछताछ की गई। इसी मामले में केजरीवाल समेत कई अन्य जो नेता इन्हें भी गिरफ्तार किया, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, इन सब नेता को भी इसी आबकारी घोटाले में ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। आपको यहाँ एक विधानसभा भी है। विधानसभा में आपको 70 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेंगी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का पैसा आप के चुनावी फंड में दिया गया। एजेंसी ने पीएमएल की विशेष अदालत पर दायर किया आरोप पत्र। मामले में 4 व्यक्तियों और 1 कंपनियों को बनाया गया है आरोपित। $626 करोड़ नकद लेने से खत्म हुई कांग्रेस की कर छूट।
मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ से कांग्रेस ने नकद लिया था पैसा। 2019 में मारे गए छापे में मिली थी नकद भुगतान किए जाने की रसीद। आपको पता ही होगा अभी हाल ही में कांग्रेस को कांग्रेस जो पार्टी है उसको आयकर विभाग के द्वारा 1823 करोड़ का नोटिस जारी किया गया था। उसी पर चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई करने के बारे में पूछने का एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा 31 मार्च से पहले ऐसा करना कानूनन जरूरी था। आपको पता ही होगा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले कार्रवाई कर ली गई। एक अच्छी बात इसमें कही गई है। अब आयकर कानून की धारा 31A में क्या प्रावधान है, आइए हम इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। आयकर कानून की धारा 13A में राजनीतिक दलों को मिले चंदे का आयकर से छूट देने का प्रावधान है, लेकिन इनकी कुछ शर्तें भी हैं। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह छूट नहीं मिलती और आय पर आयकर का अदा करना होता है। इसी शर्तों पर एक शर्त है कि दल 2000 रुपये से अधिक रकम वाले सभी चंदों का विवरण देंगे। कांग्रेस ने मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ से मिले 626 करोड़ रुपए की जानकारी आयकर विभाग और चुनावी आयोग को नहीं दी थी। इसी कारण विभाग ने 13A की छूट निरस्त करने का फैसला किया है कांग्रेस के ऊपर से। आयकर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आयकर विभाग भारत सरकार का एक विभाग है जो सरकार से संबंधित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 1860 में हुआ था, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। भारत में अंदरूनी मामले में विदेशी बयान के पीछे साजिश की वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी सवाल पूछने वाले बांग्लादेशी पत्रकार की भूमिका संदेश इस्पात। केजरीवाल और कांग्रेस से जुड़े आयकर मामलों में पूछे गए हैं प्रश्न। अब देख रहे हैं कि लगातार भारतीय संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक के बाद एक, जैसे जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई टिप्पणियों भारत का सम्मान एक प्रक्रिया के तौर पर नहीं देख ले रहा है। यूं तो देश में पहले ही कुछ धड़क भारत का विरोधी चल रहा था, लेकिन नया पहलू यह है कि कुछ लोग जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे सवाल करते हैं जिससे भारत की व्यवस्था पर प्रश्न उठ सके। भारत की छवि भी इससे खराब हो सकती है। तो उसी पर लेकर चर्चा, लेकिन देख रहे हैं कि आपका भारत एक संप्रभु देश है। अगर कोई भी देश उसके आंतरिक मामले पे ऐसे सवाल करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसमें उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचती है, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है। इसलिए भारत इस पर कड़ी आपत्ति भी जता रहा है जो देश उसमें सवाल कर रहे हैं। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। विपक्ष INDI की महरौली में होगा शक्ति प्रदर्शन। खड़गे, राहुल, पवार, उद्धव, स्टालिन, अखिलेश व तेजस्वी समेत विपक्ष के दिग्गज लेंगे भाग। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उतरते हुए मोदी सरकार के छुटकारा पाने का फेंकेंगे बिगुल। अब देख रहे हैं कि प्रचार की बात चलने लगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और 28वीं लोकसभा और 19 अप्रैल से चुनाव शुरू भी है। पहला चरण इसका 19 को और दूसरा चरण इसका 26 अप्रैल को है, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और ये जो चुनाव जो ये चरण पेश कर रहे हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संविधान संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। इसकी जो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है, और जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो रमा देवी हैं। तो इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। और पहले जो वर्तमान में अभी है हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और अभी हाल ही में जो अन्य चुनाव आयुक्त बने हैं इनके नाम क्या है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। सहपाठियों के साहस से रुका 13 वर्षीय किशोरी का विवाह। आपको पता है बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। पहले बड़ी बहन से शादी तय की थी, बारात लेकर आया था बुआ का लड़का। एक दिन पहले गायब होने के बाद छोटी बहन से निकाह करने की तैयारी की गई थी, निकाह करने की बात की गई थी। अब देख रहे हैं इस तरह पारिवारिक मामला भी आजकल आते रहते हैं कि जो लड़के नाबालिग नहीं है उनसे भी विवाह करने के। बाल विवाह का एक कानूनन अपराध है, इससे रोकने का बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, ये भी बढ़ते आगे चल रहा है इस समय। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि अब लोकसभा का चुनाव है तो एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप, और देख रहे हैं कि कोई जो नेता इस पार्टी से उस पार्टी और इस पार्टी से उस पार्टी पे शपथ ले रहा है। गठबंधन में हुआ समझौता तो दिखेगी बिहार के रण की झलक। अब देख रहे हैं रजत, कांग्रेस, भकम्पा, माले, भकपा और भकम्पा की जो सीटें आई है ना उनकी बातें हो रही हैं। 40 सीटें में लोकसभा में बिहार है। हम देख रहे हैं बस ऐसे सब चल रहा है। रैली में मोदी की रैली में दिखेगा सबका साथ। मेरठ में रैली आज। चुनावी अभियान का
प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। और 2014 से 2019 के चुनावी अभियानों की शुरुआत भी मेरठ से ही की गई थी। यही आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। लाइलाज होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अपने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसी चेतना विकसित होनी चाहिए वैसी औसत भारतीय में कम दिखती है। आपको पता है किसी भी देश की राजनीतिक धन के बिना किसी भी देश की राजनीति धन के बिना नहीं चल सकती। यह अलग बात है कि कोई देश में धन सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को दिया जाता है, तो और कई देशों में राजनीतिक दल को चंदे के मामले में एकत्र दिया जाता है। आपको पता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार, ट्रांसपोर्ट वगैरह पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार करने के लिए 70 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम में खर्च करने की अधिकतम सीमा 54 लाख की गई थी। तो इससे भी देखने कई भी ऐसे सुधार, चुनाव सुधार में सुधार भी किए गए हैं। इसकी सुधार जो की गई है चुनाव सुधार में, जो चुनावी खर्च पर सीलिंग की बात हुई है उसमें वाला लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख कर दिया गया, वहीं छोटे राज्यों में 28 लाख तक की ये सीमा की गई है। अब देख रहे हैं कि इस आज ये राजनीति से जुड़ा आर्टिकल, अगर आप लोग को इसको इंटरेस्ट हो इससे पढ़ सकते हैं। वोट दो और आकर्षक वादा लो। हमारी पार्टी का नारा होगा, हम उचित दाम पर बिकने को तैयार है और खरीदने को भी। देख रहे सूर्य कुमार पांडे का ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए। अकादमी बौद्धिक वर्ग पर उठते प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने पर अपने आरंभिक चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर भारतीय भाषाओं में शिक्षा को लेकर अग्रणी बने हुए हैं। ऐसे में संबंधित संस्थाओं पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि लिहाजा इन संस्थाओं का दायित्व बनता है कि प्राचीन काल में हिंदी में विभिन्न विषयों पर लिखी गई मौलिक पुस्तकों की तलाश करें और उन्हें अघतन करवाकर फिर से प्रकाशित करें। इससे हिंदी का गौरव दोबारा लौटेगा। क्योंकि आपको आज पता होगा कि आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों को मतलब देखेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसे ही आजकल पता होगा कि इंटरनेट मीडिया का प्लेटफॉर्म साहित्य को लेकर प्रशंसात्मक पोस्ट को अधिक देखने को मिलता है। यूँ तो पंथ में निराला वाली शैली एक दूसरे पर प्रशंसा करते हुए देखने को मिलती है। वैचारिक टिप्पणी बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम देख रहे हैं कि आजकल इंटरनेट मीडिया में ज़्यादा पोस्ट होता है और जो मेन होता है उससे पढ़ने में बहुत कम ये सब पुस्तकें मिलती है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आग्रह किया है। अब देख रहे हैं यहाँ पास कुछ पुस्तकें, अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए। ब्याज दरों में कटौती का फैसला अभी मुश्किल। 3 अप्रैल में शुरू होगी आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। गवर्नर 5 को करेंगे घोषणा। बीते 7 बैठकों में 6.5% की स्थिति बनी रही रेपो दर। बेहतर आर्थिक आंकड़ों से आरबीआई पर कटौती का दबाव नहीं है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। इसका जो स्थापना हुई थी हिल्टन कमीशन यानी शाही आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैश्विक आधार प्रदान करता है, जिसे 1 अप्रैल 1935 की परिचालन शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके पहले जो गवर्नर है वो सर ऑसबोर्न स्मिथ है। तो इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। भारत में G20 सम्मेलन के अधिकांश नेताओं ने कहा ट्रंप को जीतने मत देना। बाइडेन कह रहे हैं, बोले नेताओं को डर है कि ट्रंप के जीतने पर लोकतंत्र खतरे पर पड़ जाएगा। बाइडेन की टीम ने निकी हेली को समर्थक में लुभावने के लिए शुरू किया था। आपको पता है इस बार जो 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन था वो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसी में यही लेके काफ़ी विवाद उठ रहे हैं कि काफ़ी इसमें एक आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में G20 सम्मेलन के अधिकांश नेताओं ने कहा था ट्रंप को जीतने मत देना। अब देख रहे हैं कब तक ये राजनीतिक मुद्दा चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में भी इस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। G20 के बाद का ग्रुप ऑफ 20 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। इससे पहले 2022 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होता और इसके बाद 2024 का शिखर सम्मेलन होगा G20 का, वो ब्राज़ील में होगा, जिसके भी आप लोग जानते रहिए। और इस बार जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें भारत ने एक अफ्रीकी संघ को शामिल किया था। अफ्रीकी संघ जिसका मुख्यालय आपको अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी में देखने को मिलेगा। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। विशाखापट्टनम भारत अमेरिका की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास टाइगर
ड्राइव के दौरान समुद्री चरणों में हिस्सा लिया। दोनों देशों की नौसेना ने संयुक्त कमान, नियंत्रण केंद्र, संयुक्त राहत और चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अब यहाँ आपको खेल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। देखें, आईपीएल चल रहा है इस समय। मयंक ने लगातार से पलटबाजी। एसएलजी ने पंजाब के 21 रन से हराकर मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी सत्र की सबसे तेज गेंद। इस बार जो सत्र का चल रहा है ना, 17वें संस्करण का आईपीएल, उसकी बात हो रही है। अभी आपको कुछ साक्षात्कार मिल जाएंगे। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो, आप लोगों को अगर लगता है ईवीएम में कुछ घपली होती है उस पर, तो उसके जो पूर्व यहाँ के डॉक्टर SY कुरैशी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनका साक्षात्कार दिया है। आप लोग इसे पढ़ के अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्म से चंद्रमा से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर का किया गया उद्घाटन। 1889 में आज ही के दिन पेरिस में आईफिल टावर का उद्घाटन किया गया था। यह उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था। फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्ताव आईफिल ने इसे डिजाइन किया था। इसका निर्माण 26 जनवरी 1887 को शुरू हुआ था। 300 से अधिक इस्पात श्रमिकों ने इसे बनाया था। और आज देखते हैं कि आज की स्थिति में ये बहुत ही बड़ा पर्यटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। बहुत से लोग यहाँ पर्यटक के रूप में यहाँ घूमने जाते हैं। ड्यूपेस का स्थायी इलाज नहीं तेजी से करती है हमला। एम्स के आयोजित कार्यक्रम में रूमेटोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी में महिलाओं को 9 गुना अधिक पीड़ित होती हैं। इस बीमारी से पीड़ित सिर से लेकर पैर का हर हिस्सा होता है प्रभावित। अध्ययन मरीजों को कुछ लक्षण यहाँ पास दिए, इससे भी आप लोग पढ़ लीजिए। इधर आपको मूवी से खबर मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, H1N1 वायरस का उल्लेख प्रायः समाचार में निम्नलिखित में किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी स्वाइन फ्लू। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HVI का वायरस के कारण होता है। HVI असुरक्षित यौन क्रियाओं के माध्यम से तब फैलता है यानी अन्य व्यक्तियों के वायरस से संक्रमित हो। मतलब HVI जो असुरक्षित यौन क्रियाओं से तब फैलता है जब यदि जब व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो। कुछ संक्रामक एजेंट जैसे HVI, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस संक्रमित माँ से नवजात शिशु को भी यह संक्रमित कर सकते हैं और रक्त संक्रमण के माध्यम से भी संचारित हो सकते हैं। HVI संक्रमण दूषित रक्त उत्पादों, सीरीज और इंजेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सुई आदि के माध्यम से भी संचारित हो सकता है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।